जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। मेटाबॉलिज्म इज द वर्ड used to indicate the chemical changes which take place in the body necessary for the fulfillment of its vital functions. मेटाबॉलिज्म हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बिना हमारी बॉडी में कोई एक्टिविटी नहीं होगी। There are two types of metabolism. First one catabolism and second one anabolism. जो कैटाबोलिज्म है उसको हम ऐसे समझते हैं जैसे कॉम्प्लेक्स है, जो देख रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स स्मॉलर वन में स्मॉलर है ए बी और सी। कैटाबोलिज्म मतलब एक बड़े कॉम्प्लेक्स को छोटे में टूटना। जैसे कि हम कोई भी फूड खाते हैं, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तो वो छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटता है, तभी हमें एनर्जी मिलती है। और एनाबोलिज्म जो हमारे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं स्मॉल ए बी सी, वो स्मॉलर मॉलिक्यूल बड़े कॉम्प्लेक्स में चेंज होते हैं। जैसे कि प्रोटीन वगैरह अंदर, जैसे कैरेटीन प्रोटीन हमारे ज़रूरत होती है और भी चीज़ें होती हैं, ऐसे बड़े कॉम्प्लेक्स में बनता है। ईच सेल इज मेड अप ऑफ प्रोटोप्लाज्म which has the power to take in oxygen and other necessary substance and to discard certain other properties as waste material, including carbon dioxide. But between these changes taking place in the cells lies a large field of chemical activities upon which all the functions of the body intimately depends. There is a continuous balance between the building up anabolism of complex substance and tissues, which the consumption of energy and breakdown catabolism of complex substance with the liberation of energy। जैसे कि इसमें बताया गया है, जो बिल्डिंग अप यानी कि मॉलिक्यूल्स का बनना, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का बनना, वो एनाबोलिज्म होता है। और ब्रेकडाउन कॉम्प्लेक्स जो है उसका टूटना, ब्रेकडाउन होना, उसको कैटाबोलिज्म कहते हैं। फिर है ड्यूरिंग ग्रोथ आर रिकवरी फ्रॉम इलनेस एनाबोलिज्म इज प्रीडोमिनेंट। जब ग्रोथ या रिकवरी हो रही होती है उस टाइम जो इलनेस होती है वो एनाबोलिज्म की वजह से होती है। ड्यूरिंग स्टार्वेशन, स्टार्वेशन का मतलब होता है भुखमरी, यानी कि हमें प्रॉपर खाना ना मिल रहा हो तो। आर इलनेस कैटाबोलिज्म प्रीडोमिनेंट्स, और जब खाना प्रॉपर नहीं हो रहा होता है उसको कैटाबोलिज्म के अंदर आता है वो। रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म को बेसल मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट। बेसल मेटाबॉलिज्म is the term used to describe the sum total of metabolic activities with the body in a condition of physical and mental rest। यानी कि जब हम वर्क नहीं कर रहे होते, हम रेस्ट की कंडीशन में होते हैं। In this state the minimum of oxygen will be required as the tissues are working at a minimum। जो हमारे ऑक्सीजन होती है बहुत कम ज़रूरत होती है उस टाइम, और जो टिश्यू वर्किंग होते हैं बहुत कम वर्क कर रहे होते हैं, एकदम जो रेस्ट की कंडीशन होती है वो होती है। द बेसल मेटाबॉलिक रेट इज estimated on persons who are resting in bed, have not had any food or fluid during the night and who have not been disturbed। जैसे कि हम लोग रात में फूड नहीं लेते हैं
फिर भी हमारी बॉडी में एक्टिविटी तो होती रहती है ना. Either the intake of oxygen or the output of carbon dioxide is measured. The principal factors which influence the rate of metabolism included. जो प्रिंसिपल फैक्टर्स होते हैं कि मतलब क्या क्या डिपेंड करता है मेटाबॉलिज्म के ऊपर, तो वो है बॉडी साइज, एज, सेक्स, क्लाइमेट इंक्लूडिंग द डिग्री ऑफ हीट, टाइप ऑफ क्लॉथिंग ऑन एंड द नेचर ऑफ द वर्क, कि आप कैसा वर्क कर रहे हैं, कैसे कपड़े पहन रहे हैं, कितने डिग्री के टेम्परेचर का क्लाइमेट है जहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं, और क्या एज है आपकी. इट इज़ obvious that the rate of metabolism will depend on the activity of the individual. और मेटाबॉलिज्म जो रेट है वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है कि आप कौन सा वर्क करते हैं. एक पर्टिकुलर व्यक्ति अपना अलग अलग काम करता है, उसके बारे में बताया गया है. इट विल बी हायर इन अ मैनुअल वर्कर देन इन एन ऑफिस वर्कर, लीडिंग अ मोर सेडेंटरी लाइफ. इसमें बताया गया जैसे हम मैनुअल वर्क का मतलब जो हम अपना काम करते हैं, जैसे फार्मर को ले लेते हैं या एक एथलेटिक को ले लेते हैं जो अपना वर्क करता है, प्रॉपर एक हैवी रूटीन फॉलो करता है, वर्कआउट करता है. उसके बाद और उसी अकॉर्डिंग हम इसी के अंदर एक ऑफिस वर्कर को देख लेते हैं जो चेयर पर बैठकर या थोड़ा बहुत मूवमेंट करके अपना काम करता है ऑफिस में. तो उसके मेटाबॉलिज्म में और जो एथलेटिक है या एथलेटिक पर्सन है, सॉरी एथलीट पर्सन है, उसकी और फार्मर की बॉडी पे क्या फ़र्क पड़ेगा रेट का, इसके बारे में बताया गया. जैसे कि जो एथलीट पर्सन होगा उस पर ज़्यादा फर्क पड़ेगा मेटाबॉलिज्म का, और जो ऑफिस वर्कर होगा उस पर कम पड़ेगा. बट ऐसा नहीं है पड़ेगा नहीं. The state of nervous tension is a more important factor as this will affect the rate of breathing and the rate and force of the action of the heart. The basal metabolic rate in disease is influenced by some abnormality ऑफ द थायराइड ग्लैंड. जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है इसकी वजह से जो एबनॉर्मलिटी यानी कि जो दिक्कत हो जाती है, डिजीज़ हो जाती है थायराइड ग्लैंड में, उसके बारे में बताएंगे. ओवर एक्टिविटी जब हम करते हैं थायराइड ग्लैंड की तो हमें हाइपरथायरॉयडिसीमिया हो जाता है. और जो अंडर एक्टिविटी करते हैं, तो जब कम एक्टिविटी होती है थायराइड ग्लैंड की, तो उसमें क्या होता है कि क्रिटिनिज्म एंड मिक्सोडेमा हो जाता है हमें. टू कंपनसेट फॉर हीट लॉस्ट एंड टू मेंटेन द नेसेसरी प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी टू बी यूज्ड एज हीट आवर वर्क मैन रिक्वायर्स फूड. द एनर्जी वैल्यू ऑफ द फूड हैज़ बीन standardized is expressed in kilojoules. जो एनर्जी है वो जूल्स में बताई जाती है, तो हम यहाँ इसमें जो किलो जूल्स में मतलब एनर्जी यूज़ हो रही है उसके बारे में बता रहे हैं. जो प्रोटीन की रीडिंग है वो 17 किलो जूल यानी कि 4.1 कैलोरी पर ग्राम में होती है. जो फैट की है 38 किलो जूल 9.3 कैलोरी पर ग्राम पे. कार्बोहाइड्रेट 17 किलो जूल 4.1 कैलोरी पर ग्राम पे. अब आपको बताएंगे कैलोरीज ज़रूरी क्यों होती हैं. कैलोरीज आर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट लॉस वेट, टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, टू प्रोवाइड फॉर द फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ द सेल्स, टिश्यूज, ग्लैंड्स एंड ऑर्गन्स. To a man doing heavy manual work requires 14.7 megajoules यानी कि 3500 calories.
A sedentary worker requires 10.5 megajoules, 25,000 2500 calories. A man at rest needs 7.5 megajoules, 1800 calories. A patient in bed may need as little as 5 megajoules, 1200 calories. Infants and growing children requires proportionally more joules than adult per kilogram of body weight. जो छोटे बच्चे होते हैं या जो ग्रोइंग एज में जो बढ़ रहे होते हैं उनकी एज में जो मतलब जो एनर्जी है वो ज़्यादा चाहिए होती है हमें. The foods which provide heat and energy are carbohydrates, fat, and under certain conditions are resume of the process of the metabolism of these three types of food is given below. इसमें हम आपको मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट के बारे में बताएंगे और उसके डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के बारे में भी बताएंगे आपको. तो पहले शुरू करते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट. एज द रिजल्ट ऑफ digestion and absorption of sugar and starch appears in the blood as glucose. The normal blood sugar level is 100 mg glucose per 100 ml of blood. Glucose is readily diffuse into the tissue fluid and into cells, and there is a uniform concentration of it in the body fluids. जो ग्लूकोज होता है वो बॉडी में बहुत जल्दी डिफ्यूज़ होता है, मतलब बहुत जल्दी घुल जाता है. इसकी वजह से हमें सेल्स को एनर्जी मिल जाती है, तभी हम वर्क कर पाते हैं. इसीलिए कहा जाता है जैसे कोई एथलेटिक पर्सन एथलीट होता है तो उसको बोलते हैं कि आप कार्बोहाइड्रेट लीजिए, यानी कि ग्लूकोज लीजिए, तभी आपको एनर्जी तुरंत मिल जाती है और तुरंत आप एक्टिव हो जाते हैं और फिर से आप अपना खेलने लगते हैं. ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द लीवर एंड स्केलेटल मसल्स एज ग्लाइकोजन. Liver glycogen is reconverted to glucose as required by the body. जो ग्लूकोज है वो लीवर और स्केलेटल मसल में स्टोर होता है और ग्लाइकोजन लीवर ग्लाइकोजन में स्टोर होता है, जो कि ज़रूरत होने पे ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है बॉडी में. दिस प्रोसेस रिक्वायर्स द एक्शन ऑफ इंसुलिन. मसल्स ग्लाइकोजन इज यूज्ड ड्यूरिंग muscular activity and replenished from the blood sugar glucose as required. In many illness, additional joules are needed by the body, and because carbohydrates are the most easy digested and assimilated type of food, the carbohydrate intake increase rather than the of protein or fat. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया अभी कि जब हमें जल्दी से एनर्जी चाहिए होती है तो हम कार्बोहाइड्रेट का यूज़ करते हैं, ना कि प्रोटीन और फैट का. डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. पेटालीन salivary amylase converts cooked starch into maltase. Amylase, a group of enzymes, converts all starch into maltose. अब इंटेस्टाइनल फर्मेंट्स यानी कि एंजाइम्स में क्या होता है वो बताएंगे. इन्वर्टेज ब्रेक्स डाउन sucrose into glucose प्लस लेवलोज को हम फ्रैक्टोज भी बोलते हैं. माल्टेज ब्रेक्स डाउन
maltose into glucose. Lactase breaks down lactose into glucose plus galactose. These breakdowns products are all monosaccharides. Monosaccharides होता है वो शुगर होता है. मोनोसैकेराइड्स को हम शुगर बोलते हैं. Absorption. The monosaccharides are absorbed into the blood. The percentage of blood sugar is maintained by the insulin control and liver activity. In the tissue, अब टिश्यू के अंदर क्या होता है उसके बारे में बताएंगे. The carbohydrates are oxidized to provide heat and energy. Excess is stored as fat. जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट हो जाता है वो फैट के रूप में स्टोर हो जाता है. इंक्रीज बॉडी वेट, और बॉडी वेट को बढ़ाता है. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंबशन ऑफ CO2 इज eliminated as the waste product. The waste product which result from the burning up of carbohydrates in the tissue are excreted by the lungs. अब लंग्स से क्या क्या निकलता है? वाटर निकलता है यानी कि H2O प्लस और उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकलती है. फ्रॉम स्किन, स्किन से वाटर निकलता है यानी कि पसीने के रूप में. इन द यूरिन, उससे भी H2O यानी कि पानी निकलता है. मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट. अब हम मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट के बारे में पढ़ेंगे. फैट नॉट इमीडिएटली required after its absorption is stored in the fat deposit of the body is adipose tissue. एडिपोज टिश्यू होता है जो एडिपोज टिश्यू को बोलते हैं जो एनर्जी को स्टोर करता है लिपिड के रूप में. अब when needed it is withdrawn from these deposits and is the liver is converted into glycerol and fatty acids, the form in which it can be utilized in the body. जब भी हमें ज़रूरत होती है तो जो ग्लिसरॉल मतलब जो लीवर में ग्लिसरॉल होता है वो फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है. जो लीवर में स्टोर्ड फैट होता है वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है और जब भी हमें ज़रूरत होती है वो यूज़ हो जाता है. When fat is metabolized by the liver, there is a residue of ketone substance which can only be used by the body to a limited extent. अब इसमें जो कीटोन सब्सटेंस लिखा हुआ है तो उसका मतलब कीटोन एक फंक्शनल ग्रुप है. वो फंक्शनल ग्रुप है R2C डबल बॉन्ड O से कनेक्टेड होता है. If there are produced by the liver faster than they can be used, they accumulate in the blood, causing the conditions of ketose. That happens in starvation when the body has nothing to use but the fat in its adipose tissue, in diabetes, and on a diet which is too rich in fat and poor in carbohydrates. जब हमारी बॉडी में स्टार्वेशन हो रहा होता है यानी कि भूखमरी यानी कि कम फूड होता है तो उस कंडीशन में जो फैट होता है वो चेंज हो रहा है यानी बर्न हो रहा होता है. अब हम फैट के डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे. गैस्ट्रिक लाइपेज प्रोड्यूस्ड slightly
हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट। इसमें जो पहली रिएक्शन है वो पैनक्रियाटिक लाइपेज और इंटेस्टाइनल लाइपेज के अंदर क्या होता है, ब्रेक डाउन फैट्स इनटू ग्लिसरीन एंड फैटी एसिड्स। अब हम फैट के एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे। एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लिसरीन एंड फैटी एसिड्स बाय द lactase, which are then passed to the thoracic duct and enter the blood stream. In the blood, fat is carried to every cell of the body. The liver assists in the oxidation of fats and prepares fats for deposition in the tissue. The term desaturation of fats is sometimes used to describe this preparatory action of the liver on fats. In this tissue, some of the fat is oxidized in the presence of carbohydrate to give heat and energy. Some of the fat is stored in the fat deposits. This stored fat contains vitamins A and D. The waste product which result from the combustion of fat in the tissue are excreted, यानी कैसे जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो कैसे निकलता है उसके बारे में बताया गया है। बाय द लंग्स, वाटर, जो लंग्स से है वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू, बाय द स्किन वाटर के थ्रू, बाय द किडनी वाटर के थ्रू निकलता है। अब हम आपको मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स के बारे में बताएंगे। A great number of amino acids are formed as the result of protein digestion, and these form a pool, the amino acid pool, from which the cells of the body draw the protein they need. Actually, only 9 of these amino acids are essential for the growth and repair of the body tissue. जो हमारे 9 टाइप के बहुत ज़रूरी यानी कि इसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं वही हमारी बॉडी में ग्रोथ और रिपेयर, जैसे कि में चोट वगैरह लग जाती है उस पर डिपेंड करते हैं। When diets contain an excess of protein, the surplus amino acids are determined in liver to remove the nitrogen, leaving only carbon, hydrogen and oxygen, which can be used for the production of heat and energy. Conversely, when protein intake is insufficient, as in starvation, not only are the carbohydrate and fat stored depleted, but there is a loss of body protein such by wasting of the muscles. जब कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है, जो एक एथलीट होता है लॉन्ग डिस्टेंस का, वो दौड़ता है, जैसे काफ़ी लंबी डिस्टेंस को कवर करता है, तो उसमें क्या होता है कि उसकी बॉडी का कार्बोहाइड्रेट तो बर्न होता ही होता है, उसके बाद फैट भी बर्न हो जाता है, और एक कंडीशन ऐसी भी होती है कि उसमें प्रोटीन भी बर्निंग होने लगती है उसके शरीर से। उसके बाद में आपको डाइजेशन के बारे में बताएंगे प्रोटीन के। इन द स्टमक, पेप्सिन with HCl converts proteins to
peptones. Renin produce acin from acinogen. Pepsin with HCl turns casein into peptones. ये जो रिएक्शंस हुई हैं वो पेट के अंदर होंगी, यानी कि स्टमक के अंदर होंगी। इन द इंटेस्टाइन, अब आंत के अंदर यानी कि इंटेस्टाइन के अंदर कौन कौन सी रिएक्शन हो रही है उसके बारे में जानेंगे। ट्रिप्सिन रिड्यूस प्रोटीन एंड पेप्टोन टू पॉलीपेप्टाइड्स। Ipsin further reduced polypeptides to amino acids. अब हम फैट प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन के बारे में जानेंगे। इनटू द ब्लड के अंदर क्या हो रहा होगा? द एमिनो एसिड्स ब्रिंग नाइट्रोजन एंड सल्फर टू एवरी सेल इन द बॉडी। जो एमिनो एसिड्स होएगा वो नाइट्रोजन और सल्फर सारे सेल के अंदर चला जाएगा। द बॉडी सेल्स सेलेक्ट द स्पेशल एमिनो एसिड्स एंड फ्रॉम ईच सेल नीड्स फ्रॉम द रिपेयर एंड ग्रोथ। उसकी वजह से क्या होगा कि जो सेल में कोई दिक्कत होगी वो रिपेयर होगी और जो ग्रोथ में ज़रूरत होती है वो ग्रोथ के लिए यूज होगी। द लीवर dominates amino acids and form this process urine is formed carbon compounds are liberated from oxidation. The waste products which result from the metabolism of protein in the tissues are urea, uric acid, and certinin. These substances are excreted in urine. Protein is not stored in the body, but excess is excreted प्रिंसिपली इन यूरिन। कभी 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 आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो जाती है, जब प्रोटीन स्टोर नहीं हो पाता है तो वो यूरिन के थ्रू निकल जाता है। ऐसे में क्या होता है कि हमें बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रोटीन की कमी हो जाती है और उससे हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और कई सारी डिजीज़ भी हो जाती हैं इसकी वजह से। थैंक यू। जय हिंद एवरीवन।